हेलो दोस्तों। आज हम लोग केमिस्ट्री क्लास 12th का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है 2022 उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ गया है और उस बिहार बोर्ड में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो 70 में हम लोग को 35 क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, ठीक है। उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप लोग को बता रहे हैं कि देखिए हम लोग ना पिछला बार रोहतास जिला टॉपर भी बनाए थे, जो हमारा स्टूडेंट था। उसके लिए हम लोग काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही सॉल्व करवाए थे, जिससे वह काफ़ी सारा अच्छा नंबर लाया था केमिस्ट्री में, ठीक है। यदि आप लोग भी अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो जितने भी प्रकार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। यदि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो उसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, और कमेंट भी कर दीजिएगा। और आप लोग ना अभी इस वीडियो में हम 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बताने वाले हैं। यदि आप लोग इससे पहले वाले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग को बता दें कि 2009 से लेकर के 2021 तक अभी तक हम वीडियो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का अपलोड कर चुके हैं। आप लोग इसी चैनल में जा कर के देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज हम लोग 2022 के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको बारी बारी से हम लोग सॉल्व करेंगे। और आप बिहार बोर्ड 2026 में एग्जाम देने वाले हैं तो आप लोग इसको बहुत ही अच्छे से अध्ययन कीजिए, ठीक है। क्योंकि इसी का अध्ययन करा करके 2025 का एग्जाम हुआ था उसमें हम लोग रोहतास जिला टॉपर बनाए थे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग को हम समझाते हुए क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। आप लोग इन सारे क्वेश्चनों को अच्छे से अध्ययन करते जाइएगा, ठीक है, और पूरा का पूरा याद कीजिएगा। ये 100% टैली करेगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग ना आते हैं 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है इसका सभी लिगेंड होते हैं, ठीक है। देखिए ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेते हैं, जैसे K4FeCN6 ले लिए, ठीक है। समझिएगा अच्छे से, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ें ध्यान रखना है। देखिए ये जो बड़े कोष्टक के अंदर होते हैं ना, इसमें दो लिए हैं, एक Fe लिए हैं और एक CN लिए, ठीक है। तो देखिए जो यहाँ पर डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं इनको केंद्रीय परमाणु कहा जाता है, ठीक है। और ये जितने भी होते हैं 2 में 4 में 6 में यहाँ पर इसके अलावा, ठीक है, उसको हम लिगेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग लिगेंड बोलते हैं, ठीक है। और ये जो होता है ये क्या होता है? सेंट्रल मेटल होता है, यानी केंद्रीय हम लोग का परमाणु होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा ना। तो आप लोग को बताते हैं कि देखिए जितना भी केंद्रीय परमाणु होता है ये सब के सब लिविस अम्ल होता है, ठीक है। और जितना भी हम लोग का ये लिगेंड होता है, ठीक है, सभी के सभी लिविस क्षार या भस्म होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन से आप लोग दो क्वेश्चन भी कर लीजिएगा। और ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी आप समझ गए कि ऐसे होते हैं, ठीक है। केंद्रीय परमाणु भी समझ गए, लिगेंड भी समझ गए, और कौन लिविस अम्ल होता है और कौन लिविस क्षार होता है ये भी आप समझ गए, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या है कि सभी लिगेंड होते हैं, तो सभी लिगेंड क्या होते हैं? लिविस भस्म होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग ना 2 पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित में कौन अणुचुंबकीय है, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 2 है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अणुचुंबकीय है। देखिए जितने भी प्रकार के जो डी एलिमेंट के क्या होते हैं, जो डी एलिमेंट्स होते हैं ना, उनके दो प्रकार के गुण होते हैं, या तो वो अणुचुंबकीय में होंगे, नहीं तो क्या होंगे? प्रति चुंबकीय में होंगे, ठीक है। तो देखिए टाइम ज़्यादा ना लगे इसलिए हम आप लोग को शॉर्टकट में बताते हैं, ठीक है। यदि क्लास होता तो इसको काफ़ी एक्सप्लेनेशन के साथ बताते हैं, ठीक है। देखिए जब इसका सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाता है, ठीक है, इसका हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, ठीक है। इसका भी हम लोग निकालते हैं, इसका भी, यानी सबका हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद जब इनका पूरा रिजल्टेंट मान देखते हैं, ठीक है, तो उसके हिसाब से ये जो होते हैं, ठीक है, ये हो जाते हैं हम लोग का जो NiCO4 है ये हम लोग का हो जाता है ना डायामैग्नेटिक, ठीक है। डायामैग्नेटिक करने का मतलब प्रतिचुंबक है, ठीक है। ये भी हम लोग का हो जाता है डायामैग्नेटिक, ठीक है, ये भी प्रतिचुंबक है। लेकिन इसका गुण क्या होता है? पैरामैग्नेटिक, यानी अणुचुंबकीय हो जाता है, ठीक है। इसका गुण क्या होता है? अणुचुंबकीय होता है, क्योंकि इसके जब हम लोग ना पूरा का पूरा लेते हैं, देखिए जो Cl4 होता है ये वीक क्या होता है? लिगेंड होता है, ठीक है। और वीक लिगेंड का जब हम लोग ना पूरी तरह से जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं तो इसका स्ट्रॉन्ग फील्ड ना उतना क्रिएट अच्छा से नहीं हो पाता है, ठीक है। जिसके वजह से इसमें ना 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, इसलिए इसका गुण कैसा हो जाता है? अणुचुंबकीय हो जाता है, ठीक है।
और इसका क्या हो जाता है, प्रतिचुंबकीय हो जाता है। तो इसमें से सिर्फ एक ही है कंपाउंड जिसका गुण क्या होता है, अनुचुंबकीय हो जाता है, जिसका ऑप्शन क्या है, सी है। ठीक है, इसको हम कभी एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोग को समझा देंगे। ठीक है, लेकिन अभी एग्जाम की तैयारी हो रहा है तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा ना, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आप लोग को ये शॉर्ट तरीके से बताएं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इन सारी चीज़ों का गुण कैसा हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय, और सिर्फ यही है जिसका गुण क्या होगा, अनुचुंबकीय। ठीक है, तो आप लोग इसका ऑप्शन सी याद रखिएगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, निम्नलिखित में किस जैव अणु का मैग्नीशियम एक प्रमुख संघटक है ना। देखिए आप लोग को बताते हैं कि जैसे मान लीजिए इसमें हीमोग्लोबिन दिया है, क्लोरोफिल दिया है, फ्लोरिजिन दे रहे हैं और एटीपी दिया है। ठीक है, ये सारे के सारे ना एक प्रमुख घटक का ही ये क्या कहलाते हैं, जैव अणु कहलाते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग का मैग्नीशियम पूछा है तो सब लोग जानते हैं कि पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल में सबसे ज़्यादा जैव अणु कौन सा होता है, क्लोरोफिल क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। ठीक है, यानी क्लोरोफिल में जो पाया जाता है प्रमुख संगठन वो क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। ठीक है, अगर वहीं कहता आयरन की अगर बात करता तो आयरन किस में आ जाता है, हीमोग्लोबिन में। ठीक है, लेकिन हम लोग का मैग्नीशियम पूछा है तो ध्यान रखिएगा ना, तो दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। अगर हम लोग का ना मैग्नीशियम कहेगा तो क्लोरोफिल ध्यान रखेंगे, और आयरन कहता तो क्या रखते हैं, हीमोग्लोबिन। तो हम लोग का मैग्नीशियम पूछा है तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का बी, क्लोरोफिल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग का है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह जटिल आयन जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु, ठीक है, केंद्रीय धातु परमाणु पहले क्वेश्चन में बताए थे कैसा कौन होता है। ठीक है, केंद्रीय परमाणु में कोई डी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, अब जैसे देखिए 4 ऑप्शन हम लोग का दिया है। ठीक है, ये ऑप्शनों को देख लीजिए अच्छे से, ये सब के सब क्या है हम लोग का, देखिए इसमें केंद्रीय परमाणु Mn है, इसमें Cu है, इसमें क्या है Fe है, और नीचे वाला में क्या था हम लोग का, देख लीजिए Cr है। ये सब के सब क्या है, केंद्रीय परमाणु है ना। अब देखिए इसका जो रिजल्टेंट मान लेते हैं, सबसे पहले देखिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। ठीक है, और ऑक्सीडेशन नंबर से ही पता चलता है, जैसे देखिए इसमें निकालेंगे तो +7 आता है। ठीक है, कितना आता है, +7 आता है। ठीक है, और इसके हिसाब से जब इसका रिजल्टेंट मान निकालते हैं ना, जब हम लोग का पूरा ये सॉल्यूशंस किया जाता है तो उसमें जो रिजल्टेंट मान होता है, इसके डी ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आता है, जीरो आता है। ठीक है, तो हम लोग बाकी ऑप्शंस को चेक ही नहीं करेंगे, पहले वाले में ही हम लोग का जीरो आ जाता है। ठीक है, अब ये कैसे आता है तो आप लोग को हम बता देते हैं कि देखिए जब हम लोग ना इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस करते हैं तो ये आता है AR। ठीक है, इसका हो जाता है कितना, 18 हो जाता है। फिर इसके बाद आता है 4s2, और फिर आता है 3D क्या आ जाता है, 5 आ जाता है। तो देखिए ये जो 5 है, ये पांचों के पांचों क्या होते हैं, अनपेयर्ड होते हैं। ठीक है, जैसे देखिए ये मान लीजिए डी का खंड होता है, ठीक है, ऑर्बिटल का, और ये पांचों का पांचों क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है, और ये एंटी क्लॉक पांचों इलेक्ट्रॉन जो लास्ट में था उसी को लिखते हैं, और ये पांचों के पांचों क्या होता है, ये एंटी क्लॉकवाइज के साथ क्या होता है, रिजल्टेंट माने इसका क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। ठीक है, जीरो आ जाता है, कितना आ जाता है, जीरो आ जाता है। इसके वजह से इसके डी खंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है जो कि आगे का अनुचुंबकीय या प्रतिचुंबकीय गुण दर्शा पाए, इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, जब इसी का आंसर ये मिल गया तब बाकी ऑप्शन को हम चेक नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि टाइम लगेगा ना, तो इसलिए इसके हिसाब से आप लोग इसका आंसर कौन सा कर लीजिएगा, ऑप्शन ए, MnO4, उसका पावर कितना, -1। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखिए इसमें कह रहे हैं कि कौन कथन गलत है। ठीक है, देखिए कौन कथन क्या करे, गलत कह रहा है। ठीक है, तो देखिए जब हम लोग ना इसकी कथन की बात करते हैं तो दिया है कंपाउंड NiCO4। ठीक है, तो देखिए जब हम लोग ना एक टेबल बनाए थे, आप लोग को बता रहे हैं। ठीक है, टेबल बनाए थे, जितना जितना इसका क्या आता था, कोऑर्डिनेशन नंबर आता था, उसके हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन आता था। ठीक है, हम आप लोग को एक संक्षिप्त में बताते हैं। देखिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आता था, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4 है। ठीक है, इसी के हिसाब से हम लोग ना हाइब्रिडाइजेशन निकालते थे। ठीक है, क्या निकालते थे, हाइब्रिडाइजेशन, और उसी हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से ये निकलता था कि इसकी आकृति या ज्यामिति क्या होगी, जो कि लिखा है चतुष्फलकीय, वर्ग समतलीय, अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय। ठीक है, और जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते थे तो उसके हिसाब से अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय या अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय गुण निकलता था। ठीक है, तो इन सारे कंपाउंडों को जब आप लोग सॉल्व कीजिएगा ना तो इसमें क्या होगा, जैसे देखिए पहला ऑप्शन दिया कि इसका क्या होता है, चतुष्फलकीय होता है और अनुचुंबकीय होता है। ठीक है, तो देखिए पहला सही है लेकिन दूसरा क्या है, गलत है। इसके हिसाब से ये पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें कौन गलत कर रहा है। ठीक है, तो इसमें एक तो सही हो गया। ठीक है,
दूसरा कह रहा है कि वर्ग समतलीय और प्रतिचुंबकीय। तो देखिए वर्ग समतलीय तो होगा इसका, ठीक है, लेकिन प्रतिचुंबकीय नहीं होगा। तो फिर एक सही फिर एक गलत हो गया, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि ये दोनों सही हो जाएगा, ठीक है, लेकिन गलत पूछा है तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और इसमें भी पूछा है तो ये भी दोनों सही हो जाएगा। तो इसके हिसाब से कथन गलत पूछा है तो ये भी क्या होगा, गलत होगा। यानी कुल मिला के देखिए इसमें क्या हुआ है कि इसका जो जोड़ा दिया है ये दोनों का दोनों सही किसी में भी नहीं दिया, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि इस क्वेश्चन को ना छोड़ दीजिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई दोनों जोड़ा ना सही तौर पर दिया नहीं है कि हम लोग इसका आंसर का चुनाव कर पाए, ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा ना, यदि बोर्ड में दे देगा तो। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि निम्नलिखित में, ठीक है, निम्नलिखित में किस यौगिक का उपयोग अग्निशामक यंत्र में होता है, ठीक है। देखिए अग्निशामक यंत्र की बात कर रहे हैं तो आप लोग जानते होंगे कि ये जो अग्निशामक यंत्र होते हैं आग बुझाने का काम करते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सा हम लोग का होता है, जैसे देखिए इसमें दिया CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये CHCl3 क्लोरोफॉर्म, CA3Cl मेथिल क्लोराइड और COCl2 ना, इसको फॉजिन गैस भी बोलते हैं। तो ये जो दिया है, ठीक है, अग्निशामक में सबसे ज़्यादा जो गैस का यूज होता है वो CCl4 का होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का होता है, ठीक है। तो आप लोग ना ये जनरल नॉलेज में भी काम आता है कि अग्निशामक यंत्रों में ना कौन सा गैस का इस्तेमाल होता है, तो आप लोग याद रखिएगा CCl4, सॉरी ये एक कंपाउंड है, ठीक है। तो CCl4 का क्या होता है, कंपाउंड होता है। ये गैसेस फॉर्म में भी किया जाता है और ये ज़्यादातर लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है, जिसको हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड कहते हैं। तो आप लोग इसका आंसर याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 पर। देखिए कह रहे हैं कि मोनो हाइलोजन व्युत्पन्न एल्कोहलिक क्यूएच के साथ अभिक्रिया करके देता है ना, क्या देता है। देखिए जो मोनो हाइलोजन कर है ना, इसका मतलब उसमें एक हाइलोजन होना चाहिए, ठीक है। मोनो का मतलब एक होता है, और यह जब ना एल्कोहलिक क्यूएच के साथ अभिक्रिया करता है तो ये क्या देता है, आप लोग को ये बताते हैं। देखिए तो ये कितना बार हम ना इस अभिक्रिया को किए, ठीक है, ये देता है हम लोग का क्या, एल्कीन, क्या देता है, एल्कीन देता है। चलिए इसके अभिक्रिया को भी हम लोग ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक हम लोग ना ले लेते हैं CH3, ठीक है, और CH2 और ले लेते हैं Br, ठीक है। मान लीजिए ये क्या हो गया, एक प्रकार का ना हम लोग का हाइलाइट हो गया, क्या हो गया, मोनो हाइलोजन हो गया, जिसमें एक ही हाइलोजन है Br, ठीक है। और ये KOH के साथ क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा, ठीक है। तो आप लोग को बता देते हैं कि देखिए ये एल्कीन देता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। एल्कीन का पहचान होता है कि उसमें डबल बॉन्ड आ जाए, ठीक है। अब प्लस में क्या देता है, KBr देगा, और प्लस में क्या देगा, H2O देगा। तो देखिए इस रिएक्शन के हिसाब से देख लिए तो ये मोनो हाइलोजन हो गया, ये KOH के साथ अभिक्रिया किया तो देखिए ये क्या दिया, एल्कीन दिया, प्लस में KBr प्लस में H2O दिया। तो हम लोग का क्या अभी मिल रहा है, ऑप्शन के हिसाब से एल्कीन। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, एल्कीन, ठीक है। आप लोग इसके रिएक्शंस को भी क्या कर सकते हैं, उतार सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 पर, ठीक है, सॉरी क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि वह अभिकर्मक, ठीक है, जिसका उपयोग ब्यूटेन 1 ऑल से 1 ब्रोमो ब्यूटेन बनाने में होता है। देखिए ये क्वेश्चन हम आप लोग को बताए थे कि ब्यूटेन 1 ऑल से 1 ब्रोमो ब्यूटेन बनाने में किस उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं। तो आप लोग को हम बता देते हैं कि देखिए इसमें दिया CHBr3, ये नहीं होगा, Br2 ये भी नहीं था, CH3Br ये भी नहीं था, और PBr3 यही था, ठीक है। फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड के द्वारा ही, ठीक है, ब्यूटेन 1 ऑल को 1 ब्रोमो ब्यूटेन में बदला जाता है, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा ना। अगर इसके रिएक्शंस को अगर देखना होगा तो देखिए कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। कोई आप मान के चलिए ब्यूटेन 1 ऑल का ले सकते हैं और 1 ब्रोमो ब्यूटेन में कोई कंपाउंड बना करके इसके कैटलिस्ट को लगा सकते हैं, क्योंकि यही कैटलिस्ट उसको बदलता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन यौगिक बनाता है, ठीक है। देखिए C6H6Cl2 की जब अभिक्रिया होती है तो इसके द्वारा क्या बनता है, ये कौन सा कंपाउंड होता है, आप लोगों को इसका आंसर हम बताते हैं, ठीक है। जैसे देखिए बेंजीन की अभिक्रिया किससे कराया गया है,
बेंजीन की अभिक्रिया हम लोग का क्लोरीन से कराया गया, ठीक है, और क्लोरीन की मात्रा क्या है, अधिक में, और ये सूर्य का प्रकाश से, तो ये क्या देता है हम लोग का, ठीक है। इसका आंसर हम लोग देखते हैं ना, सबसे पहले इसके ना जो रिएक्शन है इसको हम लोग देखते हैं। देखिए जब ये बनता है तो इस प्रकार से हम लोग बेंजीन बना लेते हैं, ठीक है, बेंजीन, और ये क्या होता है, सारे हेड पॉइंट पर ऑर्थो मेटा पैरा पर ये क्या आ जाता है, क्लोरीन आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसका जो हो गया ये 3Cl2 कर लेते हैं, ठीक है, 6 क्लोरीन ना, और इसके द्वारा ये कंपाउंड बनता है, और इस कंपाउंड का नाम होता है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड होता है, ठीक है। तो इस कंपाउंड में बेंजीन क्लोरीन से अभिक्रिया करता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो क्या बनाता है, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, जिसका सूत्र हम इस प्रकार से लिख दिए हैं, आप लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, और ये आगे भी लिखना होगा तो इसको लिख लीजिएगा, प्लस में 6 HCl भी बनता है, ठीक है, सॉरी इसको छोड़ दीजिएगा ना, H2 बन जाता है, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड हो जाएगा ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है 10वां, निम्नलिखित में कौन आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है, ठीक है, निम्नलिखित में कह रहा है कि कौन आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है। तो देखिए इसके लिए ना हम लोग ना एक कंपाउंड बनाए थे, और वो कंपाउंड था प्रोपेन 2 ऑल। क्या था, प्रोपेन 2 ऑल। एल्कोहल के तो सारे कंपाउंड देते हैं, ठीक है, लेकिन एल्कोहल में कौन से कार्बनिक यौगिक का कंपाउंड देता है, तो प्रोपेन का देता है, ठीक है। और इसके लिए जब हम लोग ना कंपाउंड देते हैं तो देखिए मिथनॉल नहीं देगा, ठीक है, और ये जब करेंगे तो ये ब्यूटेनॉल के तौर पर होगा, ये भी नहीं देगा, ठीक है। और ये देखिए ये 2 कार्बन यहाँ है और 1 कार्बन इसमें है, तो 3 कार्बन और वो OH है, ठीक है, तो ये प्रोपेन 2 ऑल ही है, ठीक है। इसको अगर लिखना होगा एकदम अच्छे से तो हम लोग इसको अच्छे से भी क्या कर सकते, लिख सकते हैं। जैसे देखिए CH3 हो गया, और CH यहाँ पर OH कर दीजिए, और यहाँ पर क्या कर दीजिए CH3, ठीक है। देखिए यही कंपाउंड जो होता है ना, ये क्या करता है, आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है, ठीक है, बाकी कोनो नहीं देता है ना। अब देखिए ये जो है क्या है, प्रोपेन 1 ऑल है, तो प्रोपेन 1 ऑल नहीं देगा, ठीक है, जब भी देगा तो क्या देगा, प्रोपेन 2 ऑल ही आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम लोग का आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन बी, प्रोपेन 2 ऑल, इसका नाम भी लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में किससे बड़े पैमाने पर मेथिल एल्कोहल बनाया जाता है, ठीक है। मेथिल एल्कोहल से ना बहुत ही देखिए खराब शराब बनाया जाता है, ठीक है, और इसमें काफ़ी सारे जो सड़नशील लकड़ी होते हैं उसके द्वारा बनाया जाता है, जिसको हम लोग ना पायरोलिग्नियस अम्ल भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, अम्ल। तो देखिए इसके द्वारा ही ना, जिसके ऑप्शन में जेकर सिरा के किण्वन विधि से दूसरा चीज बनाता है, मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया ना रही, ये भी नहीं होगा, मेथिल एमीन की अभिक्रिया इससे नहीं होगा, ठीक है। देखिए ये पायरोलिग्नियस जो अम्ल होते हैं ना, ये लकड़ी को काफ़ी ज़्यादा ना सड़ा करके बनाया जाता है, ठीक है, और उसके हिसाब से जो मेथिल एल्कोहल बनता है उसको हम लोग पायरोलिग्नियस अम्ल कहते हैं, जो कि एक पुराना मेथड होता है, ठीक है, उसी से मेथिल एल्कोहल ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्या कहते हैं, प्राप्त किया जाता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, पायरोलिग्नियस अम्ल से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। कह रहे कि निम्नलिखित में कौन सा क्रियाशील मूलक एल्कोहल का है, ठीक है, तो आप लोग जानते ही हैं कि एल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या होता है, OH होता है। देखिए ये एमीन का है, ये कीटोन का है, ये एल्डिहाइड का है, और ये क्या है, एल्कोहल का है। तो ऑप्शन कौन सा हम लोग का हो जाएगा, 12 का ए हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से 12 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक अम्लीय है, ठीक है। देखिए सर्वाधिक अम्लीय कौन सा होता है आप लोग को हम बताते हैं। देखिए जैसे एक कंपाउंड हम आप लोग को बताए थे, ठीक है, जैसे ये मान लीजिए हो गया, इस पोजीशन को हम लोग ऑर्थो कहते हैं, इस पोजीशन को हम लोग मेटा कहते हैं, और इस पोजीशन को हम लोग क्या कहते हैं, पैरा कहते हैं, ठीक है। तो देखिए जो मेटा पोजीशंस पर होते हैं ना, उनका जो सर्वाधिक जो वो क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं, यानी जो मेटा पोजीशन पर जो कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, ज़्यादातर अम्लीय होते हैं। तो देखिए इसको अगर हम फिनोल बनाते हैं, ठीक है, तो फिनोल में OH क्या होगा, हेड पर होगा, ठीक है, तो ये उतना अम्लीय नहीं होगा, ठीक है। बेंजील एल्कोहल बनाएंगे तो वही बात है, ठीक है। और एम क्लोरोफिनोल बनाएंगे तो यानी मेटा पर ये क्या कर रहा है, मेटा पर ये क्लोरो की बात कर रहा है, ठीक है। तो देखिए जैसे ही मेटा पर ये जुड़ गया, इसकी जो अम्लीयता होगी वो क्या होगी, बहुत ही बढ़ गई, ठीक है, सर्वाधिक होगी, ठीक है। और देखिए इसमें दिया है साइक्लोहेक्सोनोल, तो ये तो ऐसे ही ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है।
तो इस प्रकार से मेटा पर कोई कंपाउंड कोई ग्रुप अगर जुड़ता है तो उसकी अम्लीयता को क्या करता है, बढ़ा देता है, क्योंकि उसमें ना रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स के हिसाब से जब रेजोनेंस फिनोमिना देखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, इस गुण के कारण ही उसका जो अम्लीयता होता है क्या होता है, सर्वाधिक होता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से ये क्या हो जाएगा, एम क्लोरोफिनॉल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर OH भी कर दीजिएगा। ये हो गया सूत्र एम क्लोरोफिनॉल का। ठीक है, एक बार फिर से आप लोग को लिख देते हैं ना। देखिए ये हो गया हम लोग का बेंजीन और ये हो गया फिनॉल और यहाँ पर जुड़ गया Cl, तो ये मेटा कहलाता है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलेंगे एम क्लोरोफिनॉल कहेंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा ना। तो इस प्रकार से हम लोग का जो इसका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर हम लोग का किसका 13 का, वो आ जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। अगला क्वेश्चन हम लोग का कह रहे हैं प्राइमरी एल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण से मिलता है। ठीक है, जैसे देखिए प्राइमरी एल्कोहल कहने का मतलब आप लोग समझते हैं कि अगर ये कार्बन है, ठीक है, और ये OH जिस कार्बन से जुड़ेगा वो कितने कार्बन से जुड़ना चाहिए, सिर्फ एक कार्बन से। ठीक है, जैसा कि हम आप लोग को लिख दिए। ठीक है, ये OH इससे जुड़ा है और ये एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये कहलाता है प्राइमरी एल्कोहल कहलाता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए कि जिस कार्बन से एल्कोहल जुड़ता है और वह कार्बन जितने कार्बन से जुड़ता है, ठीक है, वही उसका डिग्री होता है। ठीक है, तो एक से जुड़ेगा तो प्राइमरी यानी 1 डिग्री, 2 से जुड़ता तो सेकेंडरी यानी 2 डिग्री, और 3 से जुड़ता तो टर्सरी यानी 3 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम लोग का क्वेश्चन में केवल पूछा है प्राइमरी एल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण से क्या बनता है। ठीक है, तो देखिए आप लोग को हम बता देते हैं कि जब प्राइमरी एल्कोहल का निर्जलीकरण करते हैं, ठीक है, तो इसके द्वारा हम लोग का क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। चलिए इसके अभिक्रिया को भी लिख देते हैं। देखिए ये CH3, ठीक है, CH2 और यहाँ पर OH, ये कौन सा एल्कोहल हो गया, प्राइमरी एल्कोहल हो गया। ठीक है, और ये कैटलिस्ट क्या होता है, यहाँ पर देखिए जब Cu की उपस्थिति में 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है, 1200 करिएगा, 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है, जब हम लोग ना गर्म करके अभिक्रिया को कराते हैं और इसमें से हाइड्रोजन गैस को क्या करते हैं, निकालते हैं, तो ये कंपाउंड देता है। ठीक है, CH3 और हम लोग का C डबल बॉन्ड O और H। ठीक है, इसको CHO भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, CH3 और CHO। ठीक है, तो इसके हिसाब से ये जो होता है हम लोग का निर्जलीकरण किया जाता है। ठीक है, प्राइमरी एल्कोहल को तो हम लोग को क्या देता है, एक एल्डिहाइड देता है। ठीक है, इसको हम लोग एसिटाल्डिहाइड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसके ऑप्शन के हिसाब से कौन सा हो जाएगा, कीटोन नहीं होगा, सेकेंडरी एल्कोहल नहीं होगा, ईस्टर नहीं होगा, और क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर हम लोग ना 15 पर आते हैं, और 15 क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि जब एसिटिलीन को तनु H2SO4 से HgSO4 की उपस्थिति में प्रवाहित किया जाता है। ठीक है, देखिए एक H2SO4 है और HgSO4 की उपस्थिति में इसको प्रवाहित किया जाता है, तब बनता है। ठीक है, क्या बनता है, तो चलिए इसको हम लोग ना अच्छे से समझते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस भी ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके हिसाब से हम लोग इसका आंसर समझते हैं। कि देखिए इसमें जो पूरा का पूरा हम लोग का ना क्वेश्चन दिया है, इसमें दो तरह के ना, एक कैटलिस्ट सल्फेट के रूप में दिया है और एक खुद ही दिया है सल्फेट। तो इसके हिसाब से जब हम लोग ना इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए एक दिया है इसके ऑप्शन में एथिल एल्कोहल, दूसरा दिया है एसीटोन, तीसरा दिया है एसिटाल्डिहाइड और चौथा दिया हम लोग का Hg का कार्बाइड। ठीक है, तो जब हम इस ऑप्शन को देखते हैं बढ़िया से, ठीक है, तो इसके हिसाब से ना जब तक ले हम लोग इसका अभिक्रिया नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ें हम लोग समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसके लिए ना हम एक कंपाउंड लेते हैं एथाइन। क्या लेते हैं, एथाइन। ठीक है, ये एथाइन कंपाउंड है जिसका हम लोग सूत्र ना C2H2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गया। अब इसके द्वारा हम लोग क्या काम करेंगे, जब डाइल्यूट, ध्यान दीजिएगा, डाइल्यूट H2SO4, ठीक है, और क्या कह रहा था हम लोग का HgSO4 कह रहा था। ठीक है, जब इसके हिसाब से इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं तो एक कंपाउंड बनता है CH3CHO करके। ठीक है, कंपाउंड बनता है। तो देखिए यही एक ऐसी अभिक्रिया है, इसको आप एथाइन भी बोल सकते हैं। ठीक है, एथाइन भी बोल सकते हैं। यही एक अभिक्रिया है जिसके ना इस
कैटलिस्ट के थ्रू और इस कंपाउंड के थ्रू हम लोग का बनता है एसीटल्डिहाइड, ठीक है। तो इसके हिसाब से जब हम लोग ना इसके ऑप्शंस को देखते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन में कहता है कि एथिल एल्कोहल नहीं, एसीटोन नहीं और एसीटल्डिहाइड का है, ठीक है। तो ये ही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एसीटल्डिहाइड, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको आप लोग एकदम बढ़िया से समझ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हम रिएक्शंस के थ्रू भी बता रहे हैं इसका आंसर ना। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग ना 16 पर आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे हैं कि अभिक्रिया RCOR ये जो दिया है PDBS पर, और ये जो RCHO और ACL को क्या कहते हैं। देखिए ये अभिक्रिया हम ना कई बार आप लोग को बताए हैं, ठीक है, कि जब हम लोग का ये कीटोन वाला होता है अभिक्रिया और वह हाइड्रोजन गैस से इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये क्या बनाता है, एल्डिहाइड बनाता है, एल्किल हैलाइड और प्लस में HCl। तो इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं रोजनमुंड अभिक्रिया। क्या कहते हैं, रोजनमुंड अभिक्रिया ना। तो आप लोग इसका ऑप्शन क्या याद रखिएगा, कैनिजारो दिया था, नहीं होगा, हेलोफॉर्म नहीं होगा, ये क्लेमेंस नहीं होगा, और ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, रोजनमुंड हो जाएगा, ठीक है। ये अभिक्रिया 5 नंबर में भी पूछा है, जो कि आप लोग को ना हम कराए हैं, तो इसलिए इसके हिसाब से आप लोग इसके आंसर को याद रखिएगा, कौन सा हो जाएगा, रोजनमुंड अभिक्रिया हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एल्डोल संघनन नहीं देता है। देखिए ये कई बार आप लोग को बताए थे, ठीक है, कौन नहीं देता है हम लोग का, जो ये फॉर्मल्डिहाइड होता है यही नहीं देता, ठीक है। इसके IPAC नाम में इसको हम लोग मेथेनॉल कहते हैं, ठीक है। मेथेनॉल जो होता है एल्डोल संघनन अभिक्रिया कभी भी नहीं देता है, ठीक है। तो आप लोग इसका ऑप्शन में देख लीजिए, मेथेनॉल है, एथेनॉल है, प्रोपेनॉल है, तो इसके हिसाब से कौन सा आंसर हो जाएगा हम लोग का, मेथेनॉल हो जाएगा। और इसका सूत्र लिख लीजिएगा, HCHO लिख लीजिएगा, और इसको खास करके आप लोग याद रखिएगा कि फॉर्मल्डिहाइड, क्योंकि ज़्यादातर ऑप्शन में क्या देता है, फॉर्मल्डिहाइड देता है, ठीक है। तो इसलिए इसके आंसर को आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग आते हैं 18 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 करे कि जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराई जाती है, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया किससे कराई जाती है, अमोनिया से कराई जाती है, तो निम्नलिखित में किस यौगिक का निर्माण होता है, ठीक है। अब तो ऐसे तो हम लोग को पता चलेगा नहीं, चलिए इसका अभिक्रिया कराते हैं। देखिए ये हो गया हम लोग का फॉर्मल्डिहाइड, इसकी अभिक्रिया किससे कराते हैं हम लोग, अमोनिया से, ठीक है। तो ये जब इसको हम लोग ना पूरी अभिक्रिया लिखते हैं, ठीक है, तो इसको बैलेंसिंग के तौर पर 6 यहाँ देते हैं, ठीक है, और ये अमोनिया से क्या किया, अभिक्रिया करा दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ना जब हम लोग इसको लिखते हैं तो ये आता है CH2 का होल 6, ये कंपाउंड आप लोगों को कितना बार कराए हम, ठीक है, ये हो गया, और ये आता है N4, ठीक है, ये N4 कर लीजिएगा ना। तो इस प्रकार से ये हम लोग का क्या आता है, कंपाउंड आता है, ठीक है। तो इस कंपाउंड का जब हम लोग नाम पढ़ते हैं तो इस कंपाउंड का नाम होता है ना हेक्सामेथिलीन, ठीक है। यहाँ पर ना देखिए 4 बार हो गया ना, तो ये आप यहाँ पर CH3 कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए हेक्सामेथिलीन, ठीक है, टेट्रा क्या आ जाएगा, एमीन। ये देखिए ये जो एमीन का ना है 3 डिग्री है। देखिए NH2 होता है तो ये 1 डिग्री होता है, ठीक है। NH होता है तो ये 2 डिग्री होता है, और सिर्फ N होता है तो ये क्या होता है, 3 डिग्री का। तो इसके हिसाब से जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराई जाती है तो उसके द्वारा ना फॉर्मल्डिहाइड अभिक्रिया लिखा है, फॉर्मलिन बनता है नहीं। तो देखिए ये बनता क्या है, हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन, जिसका ये कंपाउंड का हम बना रखे हैं, ठीक है, और ये मेथिलेमिन भी नहीं बनता है, ठीक है। तो जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराई जाती है, ठीक है, अधिक में कराई जाती है, तो हम लोग का यही कंपाउंड बनता है हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, ठीक है। तो इस अभिक्रिया को भी लिख लीजिए और इसके नाम को भी लिख लीजिए, और ये भी समझ लीजिए NH2 होता है तो 1 डिग्री, NH होता है तो 2 डिग्री, और N होता है तो 3 डिग्री का एमीन कहलाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एस्टर का क्रियाशील मूलक है। देखिए एस्टर का तो आप लोग सब लोग जानते हैं कि ये 10 क्लास में आप लोग पढ़े थे, ठीक है, कि दिया है CHO, ये किसका होता है, एल्डिहाइड का होता है, CONH2 एमाइड का होता है, COR एस्टर का होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बाकी को देखना ही नहीं है, ठीक है। तो एस्टर का क्रियाशील मूलक कौन सा होता है, COR होता है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 20 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है
कि निम्नलिखित में किसके द्वारा फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मल्डिहाइड में अंतर किया जाता है। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फॉर्मिक अम्ल का सूत्र HCOOH होता है और फॉर्मल्डिहाइड का होता है HCHO। ठीक है, देखिए ये जो फॉर्मिक अम्ल है और फॉर्मल्डिहाइड है, ये किसके द्वारा अंतर जांच देता है, चलिए बताते हैं। देखिए बेंडिक्ट का खोल दिया है, देखिए ये दोनों के साथ सकारात्मक देता है। ठीक है, ये टॉलेंस अभिकर्मक है, ये दोनों के साथ सकारात्मक मतलब देता है। ठीक है, ये फेलिंग घोल भी दोनों के साथ सकारात्मक होता है। ठीक है, फिर लास्ट में सोडियम बाइकार्बोनेट, देखिए यही एक कंपाउंड है ना जो अलग अलग अभिक्रिया कराया जाता है, तो ये दोनों का अंतर बताता है। ठीक है ना, कि इसके साथ किस टाइप की अभिक्रिया होती है और इसके साथ किस टाइप की अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम लोग का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, और इसका आप लोग ना सूत्र भी अगर याद रखना होगा तो लिख लीजिए, NaHCO3 को हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट कहते हैं ना। ऑब्जेक्टिव में भी अगर कोई पूछ देगा कि सोडियम बाई कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है तो आप लोग इसको बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अभिक्रिया RCOOAG प्लस Br2 से CCl4 और ये RBr है ना, यानी ये एल्किल हैलाइड बना है। ठीक है, AgBrCO2। देखिए आप लोग याद है ये जो अभिक्रिया था हम आप लोग को कराए थे और इस अभिक्रिया को हम लोग बोलते थे कौन सा है, HBZ अभिक्रिया दिया नहीं होगा, हॉफमैन अभिक्रिया भी नहीं होगा, कार्बिलेमिन भी नहीं होगा, और इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बताए थे, हंस डीकर अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा ना कि जो COOAG के साथ जो हम अभिक्रिया कराए थे एल्किल के रूप में ना, ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, तो ये कंपाउंड बनता था और इस कंपाउंड को जब बनता था तो इसको हम लोग कौन सी अभिक्रिया कहते थे, हंस डीकर अभिक्रिया कहते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा ना, आप लोग इसको याद कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया 2O3 से 3O2 निम्न प्रकार से होती है। ठीक है, तो O3 को जब तोड़ा गया तो O2 और O तीव्र गति से हुआ और O प्लस O3 को जोड़ा गया तो 2O2 बना है मंद गति से। ठीक है, तो इस अभिक्रिया का वेग क्या होगा। ठीक है, देखिए जब इन सारे अभिक्रियाओं को हम लोग ना सॉल्व करते हैं, देखिए ये बहुत ही लॉन्ग बनता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से जो हम लोग का वेग समीकरण निकलता है, ठीक है, वो निकलता है ये वाला। ठीक है, KO3 का 2 और O2 का माइनस। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो लगेगा कैसा कि ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इस क्वेश्चन को उतना अच्छा से हम लोग सॉल्व भी नहीं करेंगे। अगर यही होता क्लास तो हम लोग उसको सॉल्व करते, क्योंकि इसका बहुत ही लॉन्ग थोड़ा सा है। ठीक है, प्रोसेस जिससे ये चीज़ें क्या होता है बनता है। ठीक है, तो आप लोग ना अगर ये क्वेश्चंस रिपीट करें तो ये इसका आंसर बी कर लीजिएगा। ठीक है, जो कि हम सॉल्यूशन के थ्रू ये आंसर लाए हैं, आप लोग इसके आंसर को याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन करेगा, अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणक का मान निम्नलिखित में किसके बीच में रहता है। ठीक है, देखिए हम आप लोग को बता देते हैं कि देखिए अगर एक आप लोग पढ़े होंगे कि जो ताप की अगर बात करता है, ठीक है, तो कोई अभिक्रिया होता है। ठीक है, जैसे मान के चलिए ना इसके ताप में क्या किया था, 10 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है, तो इसके अभिक्रिया का दर को कई गुना क्या करता है, ज़्यादा कर देता है। ठीक है, और वो जो चीज़ें होता है वो किस पर डिपेंड करता है, ताप गुणक पर करता है, और हमेशा ताप गुणक अभिक्रिया का किसके बीच होता है, तो 2 और 3 के बीच होता है। ठीक है, तो आप लोग इसके आंसर को याद कीजिएगा। ऑप्शन में दिया 2 और 4 नहीं होगा, 2 और 4 दो बारी बेटे ये नहीं होगा, 1 और 2 नहीं होगा, 2 और 3 के बीच होता है। ठीक है, तो आप लोग इसके आंसर को याद कर लीजिएगा ना। ये अभिक्रिया होता है जो कि अभिक्रिया के दर को काफ़ी गुना क्या करता है, बढ़ाता है और घटाता भी है। ठीक है, ये ताप गुणक का काम है ना, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, इसको याद कर लीजिएगा ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का रहे, निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक कोलाइड नहीं है। ठीक है, लायोफिलिक कोलाइड, देखिए दूध लायोफिलिक कोलाइड है, गोंद भी है, ये सब एग्जाम्पल इजी है, खून भी है, लेकिन कुहासा नहीं है ना, कुहासा लायोफोबिक कोलाइड है। इसमें पूछा है लायोफिलिक, तो हम लोग का कौन सा हो जाएगा, नहीं है में कुहासा नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन सी हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कोलाइडी कणों का आकार निम्नलिखित में किसके बीच होता है। देखिए कोलाइडी कणों का आकार नैनोमीटर में भी होता है। ठीक है,
पिकोमीटर में भी होता है, एंगस्ट्रॉन में भी होता है, सेंटीमीटर में भी होता है, मीटर में भी होता है। सब में होता है, लेकिन सब में क्या होता है, पावर अलग अलग होता है। तो हम लोग उससे क्या पूछा है, ये ऑप्शन दिया है सबका सेंटीमीटर में ना। तो सेंटीमीटर में आप लोग को हम बता देते हैं कि इसके जो कोलाइडी कण होते हैं 10 के पावर -5 से 10 के पावर क्या होते हैं -7 सेंटीमीटर के बीच होते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये ऑप्शन हम लोग का सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग आते हैं 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 करें कि स्टार के जल अपघटन में निम्नलिखित में किस एंजाइम का उपयोग होता है ना। देखिए स्टार्च का जब जल अपघटन करते हैं, ये जो पॉलीमर हम लोग कहते हैं, पॉलीमर भी कहिए या फिर मान लीजिए इसको जैव अणु ही कहिए, जैव अणु। चलिए देखिए स्टार्च जैव अणु का जब हम लोग ना जल अपघटन करते हैं, तो देखिए ये जल अपघटन तभी होता है जब उसमें हम लोग एंजाइम का प्रयोग करते हैं। तो देखिए मल्टेज दूसरे के लिए होता है, जाइमेज भी दूसरे के लिए होता है, इन्वर्टेज भी दूसरे के लिए, उसमें ना डाइस्टेज एंजाइम का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, डाइस्टेज हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। करें कि रासायनिक अधिशोषण की दर। देखिए अधिशोषण दो तरह का होता है, ठीक है। एक रासायनिक होता है, एक क्या होता है, भौतिक होता है। तो हमसे केवल रासायनिक पूछा है। रासायनिक अधिशोषण की दर ताप बढ़ने से घटती है, गलत है, ठीक है। फिर कह रहा है कि दाब पर निर्भर नहीं करता है, ये भी गलत है। एक वायुमंडलीय दाब पर अधिकतम होता है, ये भी गलत है। दाब बढ़ने से बढ़ती है, हाँ। तो देखिए जब रासायनिक अधिशोषण पर ना दाब लगाया जाता है तो उसकी परतों का जो ऊपर का लेयर होता है, ठीक है ना, उनकी सांद्रता क्या होती है, जो अधिशोष्य पदार्थ है उनकी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो इसका लिख लीजिएगा, दाब बढ़ने से बढ़ती है, क्योंकि अधिशोष्य की सांद्रता क्या होती है, दाब लगाने से ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, जिससे अधिशोषण भी ज़्यादा होता है ना। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की परत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाना तत्व है। तो ये तो कई बार आया। तो पृथ्वी की परत में देखिए तत्व केवल का है, तो तत्व में देखिए आप लोग को बताए थे ऑक्सीजन पहले आता है, तब सिलिकॉन, तब एल्युमिनियम, तब क्या आता है हम लोग का आयरन आता है। तो तत्व में देख लीजिए ऑक्सीजन है नहीं, सिलिकॉन है नहीं, तो क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा, ठीक है। और धातु तत्व भी कहता है तो क्या कहते हैं, एल्युमिनियम ही कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसको ना। और मान लीजिए एल्युमिनियम की जगह न दे करके ये ऑप्शन में दिया होता तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें से भी कोई हो सकता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन से हम लोग का 29, पायरोलिग्नियस अम्ल में रहता है। देखिए आप लोग को जो बोले थे वहीं अभी अभी एक पीछे क्वेश्चन आया था, उसमें आया था कौन सा अम्ल। देखिए पायरोलिग्नियस अम्ल में हम लोग का एसिटिक अम्ल होता है, ठीक है। और एसिटिक अम्ल कितना होता है, तो 10% होता है, ठीक है। ये परसेंटेज याद रखिएगा ना। इससे ज़्यादा इससे कम होने पर ना वो अम्ल की जो सांद्रताएं कम बेसी होने पर उसकी गुणवत्ता भी क्या होती है, कम ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ऑप्शन सी 10% एसिटिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि CH3 ये जो कंपाउंड दिया है ये कौन सा है, ठीक है। तो देखिए आप लोग को बताए थे कि देखिए NH2 हो तो ये 1 डिग्री यानी प्राइमरी एमिन होता है ना, NH हो तो 2 डिग्री यानी सेकेंडरी एमिन, और N हो तो क्या हो 3 डिग्री टर्सरी एमिन। तो आप लोग देख लीजिए प्राइमरी एमिन NH2 है तो क्या हो जाएगा, प्राइमरी एमिन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ना। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए जलीय घोल में निम्नलिखित में सबसे प्रबल भस्म है। देखिए आप लोग को हम ये क्वेश्चंस कितना बार बता चुके हैं, ठीक है। जब एमीन का कंपाउंड आप लोग को देता है, ऑप्शन देख लीजिए सब में एमीन दिया है, ठीक है। जब एमीन का कंपाउंड देता है तो सबसे ज़्यादा किसका होता है, 2 डिग्री वाले का होता है, ठीक है। फिर किसका होता है 1 डिग्री वाले का ना, और फिर किसका होता है 3 डिग्री वाले का, ठीक है। यानी ये 2 डिग्री का एमीन हो गया, ये 1 डिग्री का हो गया, और ये क्या होगा 3 डिग्री का एमीन हो गया ना। तो ऑप्शन में देख लीजिए NH जो रहेगा, और वो भी ना एलिफैटिक वाला यानी रिंग वाला नहीं, बेंजीन वाला नहीं, ठीक है। वहीं सबसे क्या होता है, प्रबल भस्म होता है, प्रबल क्षार होता है ना। तो इसका ऑप्शन में देख लीजिए NH2 है 1 डिग्री वाला तो होगा ही नहीं, ये भी NH2 1 डिग्री वाला नहीं होगा, ये 3 डिग्री वाला भी नहीं होगा, और देखिए यहीं एक है 2 डिग्री वाला। तो यहीं हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा ना, सी। तो प्रबल भस्म कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी ना। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि C3H9N अणु सूत्र के द्वारा निम्नलिखित में किसे व्यक्त किया जाता है, ठीक है। देखिए जब इसके बारी बारी से जब हम लोग ना, जैसे ये समायवी के क्वेश्चन से, ठीक है। देखिए जब समायवी करते हैं तो इसमें ना कार्बन से NH2 भी जुड़ता है, ठीक है। कार्बन से NH भी जुड़ता है, ठीक है, और कार्बन से N भी जुड़ा रहता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए CH3
का होल ट्राइस कर दीजिए, N कर दीजिए, ठीक है। तो N हो गया ना। तो इस प्रकार से कार्बन से तीनों जुड़ा होता है, ठीक है। NH2 भी, NH भी और क्या N भी, ठीक है। तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी तीनों होता है। तो इसके ऑप्शन में कह रहा है कि ये अणु सूत्र के द्वारा किसे व्यक्त किया जाता है। प्राइमरी अमीन सही है, सेकेंडरी अमीन सही है, टर्सरी अमीन सही है। तो इनमें से देखिए सभी भी ऑप्शन दिया है। तो इसलिए इसका जो अंतिम आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा ना। तीनों के तीनों होता है, ठीक है। तीनों को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है, कह रहा है कि निम्नलिखित में किसके अवकृत करने पर सेकेंडरी एमीन प्राप्त होता है ना। किसके अवकृत करने पर क्या होता है, सेकेंडरी एमीन प्राप्त होता है ना। तो देखिए इसको भी हम लोग ना देख लेते हैं। दिया है नाइट्राइल, नाइट्रो यौगिक, कार्बिल एमीन और एमाइड। देखिए तो ये करे कि सेकेंडरी एमीन की बात कर रहे हैं। तो एमीन हम लोग का प्राप्त होता है एक जो ये कार्बिल एमीन की जो अभिक्रिया होती है, ठीक है, इससे हम लोग का नाम सेकेंडरी एमीन प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे अगर हम लोग ना इसकी अभिक्रिया को देखेंगे तो देखिए, जैसे मान लीजिए CH3 हो गया, ठीक है, ये NC हो गया, NC कर लीजिए, ठीक है। ये मेथिल आइसोसाइनाइड भी कह सकते हैं ना। और जब ये हाइड्रोजन से क्या करता है, अभिक्रिया करता है, ठीक है, तो ये हम लोग को ना क्या देता है, सेकेंडरी एमीन देता है ना। यानी CH3NH और क्या दे देगा, CH3 दे देगा, ठीक है। ये सेकेंडरी एमीन देता है हम लोग को, ठीक ना। इसलिए ये कार्बिल एमीन की अभिक्रिया में ही पॉसिबल होता है। इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्बिल एमीन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं देखिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि गन्ने की चीनी के जल अपघटन से निम्नलिखित में क्या मिलता है, ठीक है। देखिए गन्ने की यानी चीनी का जल अपघटन करते हैं तो देखिए दो चीज़ें मिलता है, एक मिलता है ग्लूकोज और दूसरा मिलता है क्या, फ्रुक्टोज, ठीक है। चलिए देखिए इसके रिएक्शन को देखते हैं ना। C12H22O11, ये क्या हो गया हम लोग का, चीनी हो गया, और जल अपघटन करेंगे तो H2O हो जाएगा, ठीक है। अब इसके करके C6H12O6 मिलता है और फिर यही चीज़ मिलता है, C6H12O6 मिलता है, ठीक है। तो एक को ग्लूकोज बोलते हैं और एक को क्या बोलते हैं, फ्रुक्टोज बोलते हैं, ठीक है। और इसके हिसाब से हम लोग इसके आंसर को याद कर लेंगे ना। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का, ऑप्शन सी हो जाएगा, ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज, ठीक है। अगला क्वेश्चन का है 35, एंजाइम है, ठीक है। एंजाइम का ये तो कई बार आ गया, एंजाइम क्या होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है। एंजाइम प्रोटीन है ना। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक एवं अकारक दोनों की तरह क्या करता है, व्यवहार करता है, ठीक है। देखिए ये जो क्वेश्चंस है आप लोग इस क्वेश्चंस को ना अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें के जितने भी प्रकार के जो क्वेश्चंस है 2000 हम लोग अभी 22 का जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसमें के जितने भी अभी तक क्वेश्चंस है ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चनों को ना आप लोग 2 बार, 3 बार, 4 बार या फिर जितना बार भी पढ़ना होगा उसको पढ़ करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस 2026 एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट तरह से टैली करेंगे, ठीक है। अभी तक जितने भी प्रकार के क्वेश्चंस को हम आप लोग को बताए हैं ये सारे के सारे क्वेश्चंस ना अच्छे से क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो देखिए एक ही बार एग्ज़ाम देना है और इतना सारा तैयारी कराने के बाद भी अगर आप लोग ना अच्छे से याद नहीं करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग ना 36 पर आते हैं। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक एवं अकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है। देखिए ये क्वेश्चंस कई बार हम बताए हैं, ठीक है। देखिए SO2 गैस ही एक ऐसा गैस है जो कि ऑक्सीकारक के भी जैसा काम करता है और अकारक के भी जैसा काम करता है, ठीक है। तो इसके आंसर में आप लोग क्या कर लीजिएगा, SO2 कर लीजिएगा, ठीक है। तो SO2 याद कर लीजिएगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन रंगीन होता है, ठीक है। रंगीन की बात कर रहे हैं ना। तो देखिए जब हम लोग ना गैस के फिनोमिनाओं को लिखते हैं तो देखिए ये रंगीन ही रंगहीन होता है, ठीक है। देखिए इसमें सारे के सारे गैसेस को देख लीजिए, नाइट्रोजन का ही है, ठीक है। तो एक NO2 गैस है जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, ये क्या होता है, रंगीन होता है, ठीक है। और इसको हम लोग ना रेडिश ब्राउन, इसका कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन होता है, ठीक है। आप लोग इसको लिख भी सकते हैं, रेडिश ब्राउन करके कलर इसका होता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। देखिए ये तो कई बार आया है ना, N-1D01, ये ही वाला ऑप्शन बी होता है, ठीक है। ये देखने से ही पता चल जाता है ना, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि निम्नलिखित में किसमें एमएन की ऑक्सीकरण संख्या न्यूनतम है। तो देखिए सबका हम लोग बारी बारी से निकालेंगे। चलिए पहला का निकालते हैं। देखिए एमएन का एक्स मान लीजिए और SO4 का क्या होता है -2 होता है ना, 2 गुणे कर लीजिए माइनस SO4 कितना है 1 है तो 1 है तो 1 गुणे क्या कीजिए -2, तो ये कीजिएगा तो ये क्या आएगा ये बराबर 0 कर दीजिए क्योंकि कोई चर नहीं है ना, तो एक्स बराबर उधर जाएगा था +2, तो इसका आया +2। ठीक है, उसी प्रकार से सॉल्व कर लीजिए। इसका +2 आया, इसका कितना आ जाएगा, ऑक्सीजन का -2 होता है तो 2 2 4 हो जाएगा, इसका 4 आ जाएगा। ठीक है, इसका कितना आ जाएगा 4 दूना के 8 और 3 कटेगा तो ये 2 दशमलव कुछ आ जाएगा। ठीक है, जो भी मान लीजिए, और ये होगा तो 14, ये कटेगा तो 7, 7 दूना 14 तो इसका 7 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से सबसे कम किसका आया MnSO4 का, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या आप लोग जानबे करते हैं कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा ना। चलिए क्वेश्चन नंबर ना हम लोग आते हैं 40 पर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक्टिनाइड नहीं है। ठीक है, देखिए इसके लिए ना हम लोग एक ट्रिक याद रखते हैं। जैसे मान लीजिए एथेनाइड के लिए लानत है सेलिना प्रीति एंड पम्मी, तुम पे शाम की यूरोपियन गड्ढे में तबीयत ढीली और तुमने येलो से क्या कर दिया, ब्लू कर दिया। ठीक है, और एक्टिनाइड की बात आता है तो एक्टिनाइड का होता है ये एसी था पड़ा उन पे पुरानी अमेरिकन कंपनी का, बाकी ये सेलिंग फैन ऐसी फैमिली मिडिल क्लास पर नो लड़की राजी। ऐसे हम लोग ट्री के हिसाब से ना याद कर लेते हैं। ठीक है, और याद करने के बाद जब उसका सिंबल लिखते हैं तो ये पता चल जाता है कि कौन एक्टिनाइड का है और कौन एक्टिनाइड का नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसके हिसाब से जब हम लोग ना एक्टिनाइड की बात करते हैं तो एक्टिनाइड में कौन नहीं है, टर्बियम नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि ये लैंथेनाइड का है। ठीक है, बाकी ये सब एक्टिनाइड का है और ये क्या है, लैंथेनाइड का है। जिनका ये ट्रिक याद है वही कर पाएंगे, बाकी लोगों से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा ना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन आयन रंगहीन है। ठीक है, रंगहीन की बात कर रहे हैं तो देखिए कॉपर आयन दिया है, CO2+ दिया है, Na2+ दिया है, Fe3+ दिया है। ठीक है, तो रंगहीन की बात कर रहे हैं तो देखिए इसमें से जब हम लोग इन सारे चीज़ों का निकालते हैं कंपाउंड, तो उस कंपाउंड के हिसाब से जो कॉपर आयन है ना Cu+, यही क्या होता है हम लोग का रंगहीन होता है, बाकी सबका कलर होता है। ठीक है, जैसे Fe जो होता है SO4 के साथ ना हरा हो जाता है। ठीक है ना, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा ना। तो Cu जो प्लस है +1 वाला, +2 वाला मत ध्यान रखिएगा ना, +1 जिस पर +1 चार्ज होता है ना वही क्या होता है, रंगहीन होता है। तो इसका आंसर कौन सा कर लीजिएगा, ऑप्शन ए कर लीजिएगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन आयन प्रतिचुंबकीय होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें ना क्रोमियम अनुचुंबकीय होता है, V2+ अनुचुंबकीय ही होता है, और ये अस्केडियम 3+ क्या होता है, प्रतिचुंबकीय। आप लोग को हम लिखवाए भी थे। ठीक है, एक आयन का टेबल हम बनवाए हैं जिसमें ये सारे चीज़ें लिखे, और ये भी क्या होता है, अनुचुंबकीय होता है। ठीक है, तो हम लोग का पूछा क्या है, प्रतिचुंबकीय, तो क्या हो जाएगा, अस्केडियम 3+ हो जाएगा प्रतिचुंबकीय। ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन आप लोगों को पता है 2009 का जब हम करा रहे थे तो उसमें ये था। ठीक है, तो ये K2SO4 का सबसे क्या होगा, अधिकतम होगा ना। इसका सॉल्यूशन भी आपको बताए थे कि देखिए आयोटा का मान, आयोटा यानी 1/2 पूर्णांक का मान जिसमें ज़्यादा होगा उसी का होगा, तो इसका 3 होता था। ठीक है, इसका 2 होता था, इसका 1, इसका भी 1, तो सबसे ज़्यादा इसका होता था। तो आयोटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आयन। ठीक है, तो ये K2SO4 का हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को ये बहुत ही एक्सप्लेनेशन के साथ 2009 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम बताए हैं, आप लोग इसको जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन से हम लोग का 44 क्वेश्चन का रहा है कि 1 फैराडे के बराबर होता है। तो ये तो क्वेश्चन कई बार है, 1 फैराडे कितने का बराबर होता है, 96,500 कूलम। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन का रहा है कि जब लेड संचय सेल को चार्ज किया जाता है तो निम्नलिखित में क्या उत्पन्न होता है। देखिए लेड संचय सेल जो होता है ना, ये सेकेंडरी सेल में आता है। ठीक है, और ये पुनः चार्जेबल होता है, बार बार इसको चार्ज किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि देखिए बार बार H2SO4 क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि पुनः बार बार चार्ज किया जाता है तो पुनः बार बार क्या होता है, H2SO4 रीजनरेट हो जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर ना। H2SO4 पुनः क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन से हम लोग का 46
देखिए ये पूरा का पूरा कंपाउंड हम लोग को दिया है, ठीक है। और कह रहे हैं कि मानक इलेक्ट्रोड विभव 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर दिया गया है, ठीक है। ये एक दे दिया गया मान, ये एक दे दिया। देखिए देखने में क्वेश्चन बड़ा है, बस खाली आप ध्यान रखिएगा कि कौन रिडक्शन है कौन ऑक्सीडेशन। देखिए ये आयन से धातु में बदला है, ठीक है। और ये भी आयन से क्या बदला है, धातु में बदला है। तो दोनों का मान क्या दिया है, रिडक्शन में दिया है, तो इसके मान को चेंज नहीं करना है, ठीक है। तब पूछा है इस प्रकार का, तो ये एनोड हो गया और ये क्या हो गया, कैथोड हो गया, ठीक है। तो हम लोग का एक फार्मूला आता है ईएमएफ का, ठीक है, ध्यान रखिएगा ना। ई नॉट आर माइनस ई नॉट एल। आर का मतलब राइट यानी क्या हो जाएगा, कैथोड, और एल का मतलब लेफ्ट यानी एनोड। तो देखिए ये जो है एनोड का है और ये जो है क्या है, कैथोड का है। तो पहले एजी का मान रखेंगे। एजी का मान कितना है, 0 पॉइंट कितना है, 80 है, 0.80 है, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा ना, 0 पॉइंट कितना है, 80, ठीक है। माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, ठीक है। इसका मान कितना है, -0.14 है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, जब इसको टोटल सॉल्व कीजिएगा ना, तब प्लस कितना आ जाएगा, 0.94 आ जाएगा। 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 94 इसका मात्रक होता है वोल्ट। तो ऑप्शन देख लीजिए, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा ना। ये जितना भी प्रकार का देता है देखने में लगता है खूब बड़ा है, लेकिन इसका तरीका बहुत ही क्या होता है, आसान होता है, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कर रहा है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में किस तरह का सेल है, ठीक है। तो देखिए प्राथमिक सेल दिया है, द्वितीयक सेल दिया है, ईंधन सेल दिया है, लेड संचायक सेल दिया है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा सेल होगा, ईंधन सेल होगा, ठीक है। ये आप लोग को हम कई बार बताएं ना, कौन सा सेल हो जाएगा, ईंधन सेल हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन से हम लोग का रासायनिक किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर, ठीक है। किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर आप लोग जानते हैं क्या होता है, समय के साथ घट जाती है और समय के साथ क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसके ऑप्शन सी क्या हो जाएंगे, सही आंसर हो जाएंगे ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन हम आप लोग को बताएं, निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चंस बहुत बार बताएं, ठीक है। तो देखिए इसमें से ये सारे के सारे जो है ऑप्शन है ए, सी और डी, ठीक है। ये एग्जाम्पल में भी हम आप लोग को लिखवाए थे, ये सब के सब प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। लेकिन जो दूसरा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं, बल्कि ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, ठीक है। क्योंकि इसका रेट ऑफ रिएक्शन जब लिखते हैं हम लोग तो ये डबल ऑर्डर में आता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, कौन सा नहीं है पूछ रहा है, तो ऑप्शन बी नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए बहुत आसान है, ये भी रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। विटामिन सी है, विटामिन सी क्या होता है, विटामिन सी किस में होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल में। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा, ठीक है। ये बाकी जो अम्ल है वो नहीं होगा, ठीक है। एक और इसमें दिया है साइट्रिक अम्ल, ठीक है। तो देखिए विटामिन सी का ही प्रकार है, लेकिन विटामिन सी है पूछा है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर हम लोग कौन सा कर लेंगे, ऑप्शन ए एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसका क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कोबाल्ट उपस्थित होता है, ठीक है। निम्नलिखित में कोबाल्ट क्या कर रहा है, उपस्थित होता है। तो देखिए आप लोग जानते हैं कि क्लोरोफिल दिया है, इसमें मैग्नीशियम होता है, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, ठीक है। ये भी लिख लीजिएगा ना, काम आएगा, ठीक है। और विटामिन सी में क्या होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल जो होता है, ठीक है। और विटामिन बी12 में क्या होता है, कोबाल्ट होता है, ठीक है। तब कोबाल्ट कह रहा है तो विटामिन क्या हो जाएगा, बी12, बी12 में क्या होता है, कोबाल्ट होता है, ठीक है। आप लोग इसको तो बहुत ही अच्छे से याद कीजिएगा ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन योगशील बहुलक है। देखिए आप लोग को बहुलक दो तरह से किए थे ना, एक साइड किए थे योगशील बहुलक, ठीक है, जिसमें काफ़ी सारे चीज़ लिखाए थे, और एक और किए थे संघनक, किए थे ना संघनन। तो इसमें भी काफ़ी सारे बहुलक आते थे, इसमें भी काफ़ी सारे थे। इसमें कौन सा है बहुलक, चलिए बताते हैं आपको ना। योगशील बहुलक कह रहे थे, देखिए ये संघनक बहुलक है, ये नहीं होगा। ये भी संघनक बहुलक है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। और ये भी संघनक बहुलक है, ये भी नहीं होगा। तो इसमें देखिए पॉलीथीन जो है उच्च घनत्व वाले पॉलीथीन, तो यही क्या हो जाएंगे, संघनक बहुलक हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करें कि F2C या CF2, यानी ऐसा भी लिख सकते हैं CF2 डबल बॉन्ड CF2 ना। देखिए इसको ना PTFE कहते हैं, PT क्या बोलते हैं, FE बोलते हैं, PTFE ना। इसको पॉली टेट्राफ्लोरो एथिलीन बोलते हैं, ठीक है। और इसको शॉर्टकट में टेफ्लॉन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेफ्लॉन। तो कौन सा हो जाएगा,
किसका एकलक है। एकलक में देखिए 3-4 चीज़ें याद रखिएगा, बहुत काम आएगा ना। ये टेफ्लॉन है, ठीक है, जिसको पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन भी बोलते हैं, तो ये टेफ्लॉन कहलाता है, ठीक है। देखिए प्राकृतिक रबर का याद रखिएगा आप लोग, आइसोप्रीन होता है, ठीक है, याद रखिएगा ना। और अगर आप लोग को पूछ देगा, क्या पूछते हैं, नाइलॉन 6 का, हाँ नाइलॉन 6 का पूछेगा तो कैप्रोलैक्टम बोलिएगा, क्या बोलिएगा, कैप्रोलैक्टम, ठीक है, ये बहुत पूछता है। और नियोप्रीन रबर का पूछेगा तो आप लोग क्या बताइएगा, क्लोरोप्रीन, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट से आप लोग को हम बताएं, आप लोग याद कीजिएगा ना, टेफ्लॉन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन से हम लोग का, क्लोरोक्विन है एक, ठीक है। क्लोरोक्विन क्या है, देखिए दर्दनाशक नहीं होता है, एंटीबायोटिक भी नहीं होता ना। ये छोटे छोटे क्या कहते हैं, बैक्टीरिया को ना बहुत ही ब्रॉडकास्ट पर मारता है। तो ये एंटी मलेरियल है, ज्वरनाशक, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें से एंटी मलेरियल होता है ना। ये मलेरिया बुखार में जितने भी जीवाणु हम लोग के शरीर में आ जाते हैं, बढ़ जाते हैं, उनको ये मारता है क्लोरोक्विन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एंटी मलेरियल हो जाएगा ना। ऑप्शन इसका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन से 55, निम्नलिखित में कौन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब जो ग्राम पॉजिटिव जीवाणु और ग्राम नेगेटिव जीवाणु, ठीक है, दोनों को मारता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है कि कौन नहीं है, तो इसमें देखिए जो हम लोग का टेट्रासाइक्लिन होता है ये है, क्लोरोमाइसिटिन ये भी है, पेनिसिलिन नहीं होता है, ठीक है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक के तौर पर काम आता है, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा ना। चलिए पेनिसिलिन जी हो जाएगा, पेनिसिलिन जी करके एक आता है, ठीक है ना। तो ये हम लोग का ना एंटीबायोटिक नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में कौन गैमेक्सिन है ना। देखिए ये एक प्रकार का ना, जो क्या बोलते हैं, जो हम लोग खेती होती करते हैं तो उसमें ना काफ़ी सारे कुछ ऐसे फंगस आ जाते हैं, या फिर मान लीजिए कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, जो कि फसलों को क्या करते हैं, बर्बाद करते हैं, ठीक है। उन्हीं फसलों को ना ठीक करने के लिए, उन्हीं फसलों को ना सही करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज़ का उपयोग करते हैं, ठीक है, जिसका एक नाम होता है उनमें से गैमेक्सिन, ठीक है। तो इसमें से ऑप्शन दिया है, क्लोरोबेंजीन दिया है, डीडीटी दिया है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड दिया है, और इनमें से कोई नहीं दिया है। आप लोग को बता दें कि जैसे एक बार हम आप लोग को बता रहे थे कि देखिए जब इसको हम पढ़ा रहे थे तो इसमें ना काफ़ी सारी चीज़ों के बताए थे ना, एक एक्सप्लेनेशन के साथ क्लोरोबेंजीन के भी बारे में बताए थे, और क्या बोलते हैं, डीडीटी के बारे में बताए थे, जिसके द्वारा ना काफ़ी सारी चीज़ों को क्या किया था, मारा जाता, जो कि पावरफुल होता था। बेंजीन हेक्साकोलाइड के भी बारे में बताए थे, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें ना आप लोग को नॉलेज के तौर पर बताए थे। तो इसमें गैमेक्सिक्विन जानते हैं किसको कहते थे, बेंजीन हेक्साकोलाइड को कहते थे, ये नाम शॉर्ट में लिखवाए थे, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, ये एक डीडीटी का ही क्या होता है, नॉर्मल पावर का एक कंपाउंड होता है, जो कि ना काफ़ी सारे इंसेक्ट को मारता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा बेंजीन हेक्साकोलाइड हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं 57 क्वेश्चन पर। सल्फाइड एस्को का साधन में किस, देखिए इतना बार आ गया कि हम क्या बोले, इसका आंसर नहीं याद हो गया। ऑप्शन सी हो जाएगा, फेन उत्प्लवन विधि द्वारा होता है, ठीक है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का कह रहे हैं 58, निम्नलिखित में कौन धातु निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन की क्रिया द्वारा नहीं होता है, ठीक है। देखिए ये भी क्वेश्चन ना हम कई बार आप लोगों को कराए हैं, ठीक है। और इस क्वेश्चन के थ्रू जब हम लोग ना इसके आंसर को देखते हैं तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा, एफी, ठीक है। एफी जो होता है ना, कभी भी विद्युत विच्छेदन के द्वारा नहीं होता है, ठीक है। आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन से, हूप की विधि निम्नलिखित में किस धातु का शोधन करता है। देखिए हूप जो साइंटिस्ट थे वह अपने विधि में न किसका करते थे, तो ये करते थे एल्युमिनियम का शोधन करते थे, ठीक है। तो देखिए दिया है, कॉपर नहीं था, एफी का भी नहीं करते थे, जिंक का भी नहीं था, किसका करते थे, एल्युमिनियम का करते थे, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका याद कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सबसे क्वथनांक वाली गैस है। सबसे कम क्वथनांक अक्रिय गैस होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए हाइड्रोजन अक्रिय नहीं है, हीलियम है। तो हीलियम आप लोग सही कर लीजिए ना, नाइट्रोजन भी नहीं होगा, आर्गन भी नहीं होगा, तो कौन सा सही हो जाएगा, हीलियम, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 61 क्वेश्चन पे आते हैं।
कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सिर्फ एक ही ऑक्सी अम्ल बनाता है। ठीक है, देखिए आप लोग भी जानते हैं कि क्लोरीन के कंपाउंड ज़्यादा है, ब्रोमीन के भी कंपाउंड ज़्यादा है, आयोडीन के भी ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन फ्लोरीन के बहुत ही कम है, क्योंकि ये बहुत ही कम ऑक्सी अम्ल बनाता है, यानी एक ही बनाता है। ठीक है, तो ये फ्लोरीन जो होता है ऑक्सी अम्ल बनाता है, क्योंकि इसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद कीजिएगा ना। अगला क्वेश्चन है, S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है। देखिए S8 में आठों जो सल्फर होते हैं एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जब निकालते हैं तो कितना आता है, 0 आता है। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक ना, तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में सबसे कम वाष्पशील क्या होता है। देखिए ये गैसीय चीज़ें, ठीक है, इनका वाष्प बहुत ही ज़्यादा होता है, लेकिन जल जो है लिक्विड चीज़ है, इनका वाष्प बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए ये क्या होता है, कम वाष्पशील होते हैं। ठीक है, और ये गैस होने के वजह से ये क्या होते हैं, ज़्यादातर वाष्पशील हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी H2O हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसके भी आंसर को याद रखिएगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक अष्टफलकीय रिक्तिका निम्नलिखित में कितने गोलों से घिरा होता है। देखिए अष्टफलकीय कब बनता है, जब एक क्या बोलते हैं, जब एक गोला को 6 गोला आराम से घिरे रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या बनता है, षटकोणीय शेप बनता है, और उसके द्वारा ना अष्टफलकीय रिक्तिका आ जाती है। ठीक है ना, तो एक अष्टफलकीय रिक्तिका कितने गोलों से घिरी होती है, तो 6 से बोलिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा ना, ये 6 से घिरा रहता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व में कमी आता है। देखिए क्रिस्टल 10 में दो आते हैं ना, एक फ्रिंकल होता है और एक क्या होता है, शॉर्टकी होता है। ठीक है, देखिए शॉर्टकी में क्या होता है कि समान संख्या में धनायन और कैटायन गायब हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके घनत्व में क्या आ जाती है, कमी आती है। जबकि इसमें क्या होता है कि धनायन गायब होता है और उसी में रह जाता है ना, अंतरकाशीय स्थान में, तो इसमें कोई अंतर नहीं आता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, शॉर्टकी दोष। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 67 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 का निम्नलिखित में कौन फेरो चुंबकीय पदार्थ है। देखिए इसके एग्जाम्पल में आप लोग लिखवाए थे, ये सब नहीं होंगे, ये अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय में आता है। और Fe3O4 जो होता है, ठीक है ना, ये किस में आ जाता है, फेरो चुंबकीय पदार्थ में आ जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसके आंसर को याद कर लीजिएगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है, निम्नलिखित बिलियन के अणुसंघ के गुणधर्म का उदाहरण। आप लोगों को बताए थे कि जो बिलियन होते हैं उनके 4 अणुसंघ के गुणधर्म होते हैं। ठीक है, और उनमें से हम आप लोग को इसका आंसर बता देते हैं, सी होगा। ठीक है, क्वथनांक का उन्नयन आप लोग को बता देते हैं। पहला क्या था, पहला आप लोग लिख सकते हैं वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, दूसरा क्वथनांक का उन्नयन, तीसरा हिमांक का अवनमन, और चौथा परासरण दाब। ठीक है, तो ये चारों में से कौन सा दिया है, सी दिया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ना। अब देखिए ये परिभाषाएं दे दी है, घोल यानी बिलियन के 1 केजी में उपस्थित घुले के मूलों की संख्या को क्या कहते हैं। तो देखिए 1 केजी कह रहा है तो ये विलायक है, और विलायक में जो मूलों की संख्या होती है उसको मोलालता कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मोलालता ना। अगला क्वेश्चन है, वैसा घोल जो एक निश्चित ताप और संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के क्या करता है, उबलता है या मान लीजिए खोलता है, उसे क्या कहते हैं ना। तो आप लोग को ये परिभाषा भी लिखवाए हैं, और आप लोग इसको जानते भी हैं, क्या कहते हैं, एजियोट्रॉपिक मिश्रण कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से 2022 के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे वो सबको हम लोग क्या किए, सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए हम लोग का जो पिछला रिजल्ट था, रोहतास डिस्ट्रिक्ट टॉपर आया था स्टूडेंट। ठीक है, और उनको भी हम लोग इसी माध्यम से बताए थे कि सारे के सारे जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आप लोग इसको पढ़ लीजिए, और पढ़ करके वहीं स्टूडेंट्स केमिस्ट्री में काफ़ी अच्छा स्कोर किया था। ठीक है, तो आप लोग को भी हम बता देते हैं कि देखिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि बिहार बोर्ड के 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो सारे के सारे केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही पूरी तरह से याद कर लीजिए। ठीक है, इसमें आप लोगों का जो 70 क्वेश्चंस है, ठीक है, जो 70 क्वेश्चन देता है, जिसमें से हम लोग को 35 क्वेश्चन ही करना होता है, ये पूरा का पूरा 100% टैली करेगा। ठीक है, ये हम अपने अनुभव के आधार पर बोल रहे हैं, इसलिए आप लोग क्या काम कीजिए कि ये जितने भी प्रकार के क्वेश्चन हैं, आप लोग इन सारे क्वेश्चनों को अच्छे से अध्ययन कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक्स।